जय सीताराम। आज जो है उसका पार्ट 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये क्या है कि ब्लू कलर से लिखा है तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन ढंग से सुनना। अगर ना समझ में आए तो ब्लैक में ज्यादा समझ में आता है। तो हो गया, लिख दिया। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विनिमय दर का अर्थ बताइए। विनिमय दर का अर्थ बताइए। तो विनिमय दर का मतलब क्या है कि इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, है ना। जैसे मान लो भारत का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका गया तो उसको डॉलर में कन्वर्ट किए, उसका पैसा वहीं कन्वर्ट हो जाएगा, या कम अधिक वो अलग बात है ना। जोड़ा जाता है इसको, अर्थात एक दूसरे देश की मुद्राओं को की खरीद बिक्री की जाती है, इसको विनिमय दर बोलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक युग से पूर्व का संसार 16वीं शताब्दी में तेजी से सिकुड़ता गया क्यों? 15वीं शताब्दी में दिशा सूचक यंत्रों की खोज के कारण यूरोपीय नाविकों ने दुनिया के कई देशों के समुद्री मार्गों की खोज की। 16वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार से समुद्री यातायात के क्षेत्र में काफी विकास किया गया। इस प्रकार नए द्वीपों महाद्वीपों की खोज और आवागमन के साधन के कारण संसार सिकुड़ कर रह गया। मतलब कुल मिला के आधुनिक युग पूर्व का संसार, मतलब 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि विज्ञान ने ज्यादा आविष्कार किया, है ना। जिसे पहले जो है तो हाथ से नाव चलाते थे, उससे कुछ टाइम लगता था, उसलिए बहुत टाइम, मतलब संसार के सिकुड़ने का मतलब ये ना हो कि संसार कम हो गया, मतलब दूरियां कम हो गई, और सॉरी, दूरियां तय करने में कम समय लगने लगा। पहले हाथ के बनी हुई नौका से चलते थे, धीरे धीरे चापुक चलाते चलाते, तो बहुत टाइम लगता था। अब सब मोटर मशीन है, वो जो सालों में नहीं कर पाते तो घंटों में हो जाता है, इसलिए संसार सिकुड़ कर रहेगा, तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ का मतलब है, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे जिन कानून के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। आप ये याद रखना कि कॉर्न लॉ मतलब है मक्का के आयात में पाबंदी लगाने का कानून। कॉर्न लॉ का मतलब है मक्का के आयात में पाबंदी लगाने का कानून, कॉर्न लॉ। फिर इसके बाद आयात शुल्क से क्या समझते हैं? तो आयात शुल्क का मतलब है कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। मतलब आयात और निर्यात दो चीज होती है। निर्यात, आयात मतलब खरीदना, और निर्यात मतलब बेचना। किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क है। वह शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वस्तुएं अन्य देशों से आती हैं। यह सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर ली जाती है, इसको आयात शुल्क कहते हैं। हायर परचेज की व्यवस्था क्या थी? हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्ज पर खरीदते थे और उनका कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। हायर परचेज कहलाती है। मतलब खरीदार जो है कर्ज में खरीदते थे, फिर उसे मासिक या साप्ताहिक किस्तों में चुकाते थे। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? केनाल कॉलोनी, केनाल कॉलोनी का मतलब है पंजाब में कृषि को उन्नत बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया गया, है ना। पंजाब में नहरों का जाल है कुल मिला के। नहरों में सिंचाई, नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया था। उन बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा जाता है। नहर बस्ती, केनाल कॉलोनी मतलब नहर बस्ती, है ना। नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया, इसी को कहते हैं केनाल कॉलोनी। समझौते का अर्थ क्या है? तो ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना है ना। आर्थिक व्यवस्था मतलब युद्धोत्तर के बाद, मतलब युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक
एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। मतलब ये ब्रिटेन जो है ये अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर एक के पास जो है ब्रिटेन नाम का एक स्थान आ है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमत बनी थी। इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। उद्योत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्यून भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। ये मतलब ये गिरमिटिया मजदूर क्वेश्चन इसमें भी है, पीछे वाले में है, तो पीछे वाले में बना दिया गया, तो इसको रहने दीजिएगा। अब सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिल्क मार्ग का मतलब क्या है, आप देखोगे सिल्क मार्ग वह मार्ग था जिसके द्वारा चीनी रेशम का व्यापार होता था। सिल्क मार्ग का मतलब है जहां से चीनी रेशम का व्यापार हो, ऐसे मार्गों को क्या कहते थे, सिल्क मार्ग, है ना। यह मार्ग जमीन और समुद्र दोनों में थे। इन मार्गों में विश्व को जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निम्नलिखित थी। ये मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ते थे। इन मार्गों द्वारा रेशम के साथ साथ चीनी पाटरी का भी निर्यात होता था। इन सामानों की कीमत यूरोप द्वारा सोने व चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म इसी मार्ग द्वारा ही संभवतः विश्व के अन्य भागों में फैले। ये पार इसका हो गया। और इसमें कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आप इनको जरूर थोड़ा मतलब है हल्का, इसमें कोई समय भी नहीं, अपने को ज्ञान भी हो जाएगा, इसमें आ भी सकता है। जैसे मान लो कि IFM का पूरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IFM मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। रिंदर कीटर का संबंध किससे है, तो मवेशियों से, पशुओं से रिंदर कीटर का संबंध, ठीक है। इस तरह के आप इनको पढ़ लेना। जिसे अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, ठीक है। सिसिली कहाँ स्थित है, तो सिसिली जो है इटली में स्थित है। बहुत अच्छा संबंध है सिसिली इटली, ऐसा याद रखना है आप। तो इस तरह जो है आपसे बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर आप मतलब ये इसमें से 3 नंबर का आएगा इस पार्ट से। अब पार्ट 4 की ओर चलते हैं। अब आगे पार्ट 4, फ्लाई शटल का क्या अर्थ है। फ्लाई शटल का मतलब है यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाई शटल का मतलब है, फ्लाई शटल का यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। फ्लाई शटल एक औजार है ना, जिससे बुनाई की जाती है फ्लाई शटल से। तो आप लोग याद रखना कि फ्लाई मतलब शटल मतलब उड़ने वाला शटल नहीं, फ्लाई शटल मतलब बुनने का एक औजार, बुनाई करने का। औद्योगिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं, या क्या आशय है। औद्योगिक उत्पादन से आशय कारखानों से निर्मित होने वाले वस्तुओं से होता है। इस पार्ट से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जमशेद जी भोमे, जमशेद जी भोमे कौन थे। जमशेद जी भोमे एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। वो चीन के साथ व्यापार करते थे, मतलब बहुत बड़े जहाजों के मालिक थे, कहने का मतलब बेड़ा था इनके पास। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, जो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायियों द्वारा ऊन खरीदने से लेकर रंगाई तक का काम किया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होने के कारण इसे फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। मतलब सब पहले बनते थे इंग्लैंड में, जो भी कपड़ा बनता था उनका जो फिनिशिंग है वो कहाँ होता था, लंदन में, है ना। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर रूप में कहा जाता है। गुमस्ता कौन था,
गुमस्ता का मतलब है आपका कि गुमस्ता, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को गुमस्ता कहते थे। मतलब नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी, इसको पेमेंट दिया जाता था, ये सिर्फ इसका काम ये था कि बुनकरों पर नियंत्रण रखो। आजकल गुमस्ता लाइसेंस को कहते हैं, लेकिन पहले गुमस्ता जो है एक नियंत्रण करता व्यक्ति था जिसको पैसा मिलता था, इसे याद करना। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इस जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई कताई की मशीन थी। स्पिनिंग जेनी जो है ये मशीन का, कताई मशीन का नाम है, ऐसा याद कर लो। इसके द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था। और स्पिनिंग जेनी का एक और प्रभाव पड़ा कि इसके कारण जो है मजदूरों की संख्या कम हो गई, और इसमें खास तक महिला मजदूरों को ज्यादा नुकसान हुआ था स्पिनिंग जेनी के, क्योंकि ये ज्यादा बुनाई कताई इसी से हो जाती थी, कोई दिक्कत ही नहीं था। ऐसा, पहले विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो पहले विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का जो कारण था आपका, वो ये था कि पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा, युद्ध ने नई स्थिति उत्पन्न कर दी, इसलिए हाँ ये औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त है। भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विदेशी विशाल देसी बाजार मिल गया, नए नए कारखाने लगाए गए भारतीय बाजार में। युद्ध लंबे समय तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौज के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े एवं खच्चर के लिए जीन, बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। पुराने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पालियों में काम होने लगा, मतलब सेकंड पाली, फर्स्ट पाली, इस तरह में काम होने लगा। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, प्रत्येक मजदूर को पहले से ज्यादा काम करना पड़ता था। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। कुल मिला के ये कि विश्व युद्ध होने के पर जो है, तो मतलब आप ऐसा समझ ले कि जब युद्ध होता है वहां कोई ना कोई चीज की खपत होती है, बम बारूद, गोलियां, आदमी मरते हैं, उनके कपड़े लगते ज्यादा फटते हैं, है ना, खाद्य सामग्री की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है ना। तो ये सब चीजों के लिए मतलब इसी, मतलब दिमाग में ऐसा टॉपिक फिट करना है आप, और इसके बाद इसको लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पाठ में। अब इसमें देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य आपका है कि निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। दूसरा इसमें है, कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराती थी। तीसरा काम है कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी, मतलब एडवांस, है ना। महीने कपड़े महीन कपड़े की मांग बढ़ने से बुनकरों को और अधिक कर्ज दिया जाने लगा। ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार कर लेते थे। इस तरह जो है ये काम किया गया। और इसमें से 4 नंबर का आएगा, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान दे लेना। जैसे कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? सेठ हुकुमचंद, ये भी पूछ सकता है। एक एक नंबर के, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को लेबल कहते थे, जो वस्तु में नहीं बोलते हैं लेबल, तो गुणवत्ता का प्रतीक है लेबल। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखते थे। स्पेनिंग जेनी मशीन का प्रयोग ऊन कताई के लिए किया जाता था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? रिचर्ड आर्कराइट ने। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्क राइट ने तैयार की थी। आप ये शब्द याद कर लेना, क्योंकि ये जरूरी है। जैसे स्टेपलर, स्टेपलर मतलब ऊन को छांटने वाला, उसको स्टेपलर बोलते थे, है ना। फुलर मतलब है चुन्नट से कपड़े समेटने वाला, चुन्नट से कपड़े समेटने वाला उसको क्या बोलते थे? फुलर, है ना। गिल्ड्स का गिल्ड्स का मतलब है आपका
उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स कहते थे, है ना। इस तरह द्वारकानाथ टैगोर भी पूछ सकता है आपसे जहाज निर्माण, द्वारकानाथ टैगोर का मतलब जहाज का निर्माण करने वाले। तो इस तरह के एक नंबर को मैंने अपने से बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश करने की कोशिश की है, और ये 3 और 4 आपके खत्म हो गए। अब अगला वीडियो मैथ का होगा, उसमें भी 2-3 15 मुझे 15 तारीख तक हर प्रश्नों के उत्तर मोस्ट वाले डाल देना है। तो आप चैनल को देखते रहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।